पर ये जो भाषण उनका था वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण इसलिए था कि जब वो अपने भाषण को आरंभ करते हैं तो वो इस बात के बारे में जिक्र करते हैं कि हम देश की स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि हमारा देश स्वतंत्र हो तो समाज का एक बड़ा वर्ग, वो है किसान वर्ग, किसान, और दूसरा मजदूर, ये जो वर्ग है इसे भी अपने आज़ादी की लड़ाई में शामिल करना होगा। लेकिन यहाँ जो हम लोग विश्वविद्यालय के जो मीटिंग है या जो उद्घाटन समारोह है देख रहे हैं, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा इन्हें या इनको नोटिस नहीं किया जा रहा है, तो ये सर्वथा अनुचित है। उनकी बातें सुनकर बहुत सारे जो तत्कालीन नेता थे वो काफ़ी प्रभावित होते हैं, या उन्हें लगता है कि ये कौन व्यक्ति हैं और किस तरह की बात उठा रहे हैं। परंतु इसी बीच में एक व्यक्ति थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें इनका राजनीतिक गुरु कहा जाता है। उनके द्वारा एक सलाह दी जाती है महात्मा गांधी को कि आप वाकई में जानना चाहते हैं भारत को, तो आपको भारत का भ्रमण करना होगा। भ्रमण करना मतलब घूमना, कहाँ? भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जा करके वहाँ के लोगों को समझना, उनकी भाषा को समझना, उनकी जो मनोवृत्ति है उसको समझना। और तब जब आप इन सारे चीज़ों को समझ पाएंगे तभी जान पाएंगे कि हमारा देश क्या है और कैसे हम अपने देश के बारे में किस तरह से कार्य करें, कौन सी ऐसे उनकी योजनाएं होनी चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र होगा। इसी क्रम में राजनीतिक गुरु के परामर्श से वो भारत का भ्रमण करते हैं और तब महात्मा गांधी धीरे धीरे भारत को जानने का प्रयास करते हैं। और अंततः इस मैंने पहले जिक्र किया था कि जो ये हिंदू विश्वविद्यालय थे वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था? रामचंद्र शुक्ल। वो जो व्यक्ति थे उन्होंने जब महात्मा गांधी की बातों को सुना तो उनको इनवाइट किया, आमंत्रित किया। किस चीज़ के लिए? एक बिहार नामक एक राज्य है जिसमें एक क्षेत्र है चंपारण, ठीक है, हम लोग का पड़ोसी राज्य है बिहार। वहाँ पे चंपारण में वहाँ के जो किसान थे उनको बलपूर्वक उनसे नील की खेती कराई जाती थी। अब नील क्या होता है? तो नील एक प्रकार का फसल होता है जिसका व्यवसायिक रूप से उपयोग होता है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि नील की खेती कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नहीं बच्चों, यहाँ पर बात ये थी कि जो किसान अपने ऋण को नहीं पूरा कर पाते थे उन्हें अपने जमीन के कुछ हिस्सों पर नील की खेती करनी पड़ती थी, और उसका दुष्प्रभाव ये था कि अगर कोई किसान अपने जमीन पर नील की कृषि करेगा तो उसकी जो भूमि होती थी वो बंजर हो जाती थी। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी किसान की भूमि ही बंजर हो जाए तो फिर वो आगे कैसे फसल उगाएगा, फिर उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और फिर वो कैसे अपने कार्यों को कर पाएगा, और कैसे जो जमींदार हैं, जो लोग हैं, उनके टैक्सों को भर पाएगा। तो इससे जो किसान थे वो कहीं ना कहीं काफ़ी आहत थे और उन्हें लग रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसी क्रम में जैसे मैंने आपको नाम बताया रामचंद्र शुक्ल, उनके साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, वो दोनों साथ में थे और उन्होंने इनवाइट किया कि यहाँ पर आकर के जो किसानों की समस्या है उसको आप दूर करें। और उसमें पहली बार 1917 ईस्वी में नील की खेती के विरुद्ध महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह किया गया और उसमें उसे सफलता मिली। और इस सफलता से उनके अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई। ऊर्जा इस तरह से कि वे किसानों को की हित में बात कर रहे थे, वो मजदूरों के हित में बात कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम लोग का देश तभी स्वतंत्र होगा जब वो इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होंगे। जब ये सफलता इसमें मिलती है तो इसकी दूसरी कड़ी के रूप में 1918 ईस्वी में खेड़ा एक जगह है जहाँ पर सत्याग्रह होता है, और उसमें भी किन्हें बुलाया जाता है? महात्मा गांधी को। और ये किस लिए हो रहा था कि एक बार फसल खराब हो जाती है तो किसान क्या करते हैं कि वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को छूट दिया जाए। किस चीज़ में? टैक्स में छूट दिया जाए। और इस टैक्स में छूट देने के लिए जब वो नहीं मानते हैं तो महात्मा गांधी को खेड़ा बुलाया जाता है और खेड़ा में भी उन्हें सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि चंपारण, उसके बाद खेड़ा, अब उसके बाद एक नई समस्या आती है अहमदाबाद में जो गुजरात में है। वहाँ पर जो मजदूर थे और जो मिल के मालिक थे उनके बीच में विवाद होता है। विवाद किस लिए? वेतन वृद्धि को लेकर के, क्योंकि जो वहाँ पे मजदूर थे वो उन्हें वेतन में वृद्धि नहीं की जा रही थी, जिसके लिए वहाँ के लोग हड़ताल करते हैं।
और इस हड़ताल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी कर रहे थे। तो अंततः इसमें भी महात्मा गांधी को सफलता मिलती है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद का जो विवाद था, या जो इसमें जिस सफलता उनको मिली, उन्हें एक नेता के रूप में, एक ऐसे नेता के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया जो किसानों और मजदूरों को लेकर चलता है, उनकी बात करता है। और इससे लोगों में एक नई तरह की एक पूर्वाग्रह उत्पन्न होने लगा। उन्हें लगने लगा कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिससे अंग्रेज डरते हैं। और तो और इतना ही नहीं, कुछ ऐसी अफवाह भी उड़ने लगी कि महात्मा गांधी से अंग्रेज सिर्फ डरते नहीं हैं, वो एक विशेष अवतार हैं जो अंग्रेजों को भारत से भगा सकते हैं। तो इस तरह की जो अफवाहें थीं, आप जब एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि किस तरह से महात्मा गांधी को एक साधारण से असाधारण आदमी के रूप में परिणत कर दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन में, उनकी सक्रियता यहीं से आरंभ होती है और जो धीरे धीरे जाकर के वो आंदोलन या इनकी जो भूमिका है वो बढ़ने लगती है। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो आरंभ हुआ और जिसमें भारतीय राजनीतिक घटनाक्रम हुए। तो हम अपने टॉपिक में देखते हैं, टॉपिक था असहयोग की शुरुआत और अंत। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि भारतीय जो राजनीति थी उसमें कौन कौन से घटनाक्रम हो रहे थे। तो कहने का अभिप्राय है कि जिस समय महात्मा गांधी के द्वारा 3 जो कृषक आंदोलन थे उसमें उन्हें सफलता मिलती है, तो उसके बाद के घटनाक्रम कैसे होते हैं। तो पहला जो था कि इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में पूरे विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। और उस विश्व युद्ध में भारत की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आप पूछेंगे कि सर विश्व युद्ध हो रहा था तो भारत की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण हो सकती है? तो हाँ बच्चों, बिल्कुल, क्योंकि इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारतीयों से मदद मांगती है कि आप मुझे सहयोग करें युद्ध लड़ने में। और आपको पता है, आप अगर कभी भारत की जो राजधानी नई दिल्ली है वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्मारक है जिसे हम इंडिया गेट कहते हैं। और कभी आपको मौका मिले जाने का तो आप देखेंगे कि इंडिया गेट की जो दीवारें हैं उस पर कई लोगों के नाम लिखे हैं। ये नाम किसके हैं? ये जो प्रथम विश्व युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, इस विश्व युद्ध के कारण भारत के जो लोगों को जिस तरह से इसमें नए रोजगार दिए गए थे, जैसे सैनिक जो थे उन्हें सैनिकों के रूप में जबरन भर्ती किया गया था। उसके बाद फैक्ट्रियां बनाई गई थी, उन फैक्ट्रियों में जो लोग थे उन्हें काम पे रखा गया था। परंतु जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त होने की स्थिति होने लगी वैसे इन फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। तो ये घटनाक्रम थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, और लोगों में किस तरह से ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है रोष बढ़ता जा रहा था। अब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होती है रॉलेट एक्ट की। जी हाँ, रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून बनाया गया प्रथम विश्व युद्ध के दरमियान जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर 2 वर्षों की सजा दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस पर कोई आरोप हो या ना हो, इसे काला कानून भी कहा गया था। इस जो एक्ट था उस एक्ट को बनाने वाले थे सिडनी रॉलेट, इसलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। बच्चों, जो रॉलेट एक्ट था उससे जो भारत के जो लोग थे, खासकर जो भारत की जनता थी जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ों को उठा रही थी, उसे दबाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता को भी रोक देने की बात कही गई, जिससे लोगों में काफ़ी क्षोभ था। रॉलेट एक्ट के बाद उसी के क्रम में एक घटना होती है पंजाब में जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। मैं बताऊं आपको कि भारतीय इतिहास की यह एक ऐसी घटना थी जिससे हर एक भारतीयों का मन दुखी हो जाता है। जानते हैं उस दिन क्या हुआ था? बात 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रॉलेट एक्ट जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर जेल में बंद कर दिया जाता था और 2 वर्ष की सजा दी जाती थी, वैसी परिस्थिति में पंजाब में वहाँ के जो स्थानीय नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, इन दोनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और इसमें बैसाखी के दिन, जो कि ये पंजाबियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है, वहाँ पर लगभग 1000 लोग इकट्ठे हुए थे स्थानीय नेता को छुड़ाने के लिए, और वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे। परंतु वहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे जिनका नाम जनरल डायर था, उनके द्वारा जो स्थान था जालियांवाला बाग उसमें चारों ओर से बंद था और सिर्फ एक दरवाजा था।
था दरवाज़ा, और उसमें लोग जो भाषण कर रहे थे उसमें पुलिस को बुला करके और उन पे फायरिंग किया जाता है, जिसमें लगभग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 400 लोग मारे गए थे। परंतु अगर हम उस घटनाक्रम को देखें तो आपको यह प्रतीत होगा कि लगभग 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, ये घटना हुई। आपको पता है कि जो जालियांवाला बाग जो था वहाँ पर एक कुआं था और अपनी जान बचाने के लिए लोग उस कुएं में भी कूदते हैं, परंतु दुर्भाग्य कि उसमें से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचता है। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी से हम मान सकते हैं। इसी घटना के बाद महात्मा गांधी पंजाब जाने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ पर जाने के बाद वो इस जो जो घटना हुई थी उस घटना का वो विरोध कर सके, परंतु उन्हें बीच में ही रोक दिया जाता है। और इस क्रम में भारतीय राजनीति में देश के प्रत्येक व्यक्ति को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का मौका मिलता है और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम अपने देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराएं। इसी क्रम में एक घटना होती है प्रथम विश्व युद्ध के बाद कि एक देश था तुर्की, और उस देश में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। और मैं बताऊं कि मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु थे जिन्हें खलीफा कहा जाता था, परंतु प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की चूंकि ब्रिटेन के खिलाफ था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में जब ब्रिटेन जिस तरफ से युद्ध लड़ रहा था वो जीत जाते हैं, उस परिस्थिति में वो क्या करते हैं कि खलीफा के पद को ही समाप्त कर देते हैं। और इस कारण से वहाँ के लोग या विश्व के जितने मुसलमान थे वो सारे लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, किसके? ब्रिटिश सरकार के। उसी क्रम में भारत में भी खिलाफत आंदोलन आरंभ किया जाता है, जिसमें दो भाई थे, शौकत अली और जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। तो ये जो दो भाई थे इनके द्वारा भी यहाँ की जो ब्रिटिश सरकार थे उनका विरोध करना आरंभ करते हैं। तो महात्मा गांधी इनका जन समर्थन करते हैं और चाहते हैं कि खिलाफत आंदोलन और एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो देश के प्रत्येक व्यक्ति उसमें शामिल हो, जिससे असहयोग आंदोलन कहा गया। असहयोग जैसे नाम से प्रतीत होता है, सहयोग नहीं करना। तो अब हम देखेंगे कि असहयोग आंदोलन क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है भारतीय राजनीति में। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक देखा कि किस तरह से राष्ट्रवाद का विकास भारत में या विश्व के संदर्भ में होता है और किस तरह से भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश होता है। तो आगे के हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाता है, जो उनका एक बड़ा ही व्यापक आंदोलन था, जिससे उनकी प्रसिद्धि न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर जाती है। और हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से बढ़ाया जाता है।